हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के यूनिट 10 के एमसीक्यू को। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अनकन्वेंशनल ग्रोथ पैटर्न ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर। ऑप्शन बी डायरेक्ट transition from agriculture to manufacturing sector. Option C structure leapfrogging from an agrarian to a service led economy. Option D is balance and equal growth of all three sectors simultaneously. इसको हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के अपरंपरागत विकास पैटर्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए इज़ विनिर्माण से सीधे सेवा क्षेत्र में जाना। ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र से सीधे विनिर्माण क्षेत्र में जाना। ऑप्शन सी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक छलांग लगाना। ऑप्शन डी इज़ एक ही समय में तीनों क्षेत्रों का संतुलित और समान विकास होना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक छलांग लगाना। स्ट्रक्चरल लीपफ्रॉगिंग फ्रॉम एन एग्रियन टू अ सर्विस लेड इकोनॉमी। भारत ने विकसित देशों की तरह खेती फैक्ट्री सर्विस वाला जो पैटर्न था उसको फॉलो नहीं किया। भारत ने सीधे खेती से सर्विस सेक्टर की ओर छलांग लगा दी थी। ऑप्शन ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी भी जीडीपी का मुख्य इंजन नहीं बन पाया और तीनों सेक्टर का विकास भी कभी संतुलित या बैलेंस नहीं रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज हिस्टोरिकली द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर टू द लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड। Option A is 1947 to 1980. Option B is 1980 to 1991. Option C is 1991 to 2005. Option D is 2014 to present. इसको हिंदी में देखें तो हम ऐतिहासिक रूप से हिंदू विकास दर शब्द भारत की किस अवधि के दौरान रही धीमी आर्थिक विकास दर को दर्शाता है। ऑप्शन ए इज 1947 से 80। ऑप्शन बी इज 1980 से 91। सी इज 1991 से 2005। ऑप्शन डी इज 2014 से वर्तमान तक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1947 से 1980 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट औसतन 3.5% के आसपास रुकी हुई थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्णा ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया था। 1980 के बाद भारत की विकास दर बढ़ने लगी थी और 1991 के बाद तो यह 6 से 7% से भी ऊपर निकल गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग द हाईएस्ट शेयर टू इंडिया ग्रोस वैल्यू एडेड also employ the highest percentage of the workforce. Is this statement correct? Option A is yes, because the service sector dominates both GDP and employment. Option B is yes, because the agriculture sector dominates both GDP and employment. Option C is no, because agriculture has the highest workforce but service has the highest GVA share. Option D is no, because the industry has the highest workforce but agriculture has the highest GVA share. इसको हम हिंदी में देखें तो इस कथन पर विचार कीजिए कि भारत के सकल मूल्य वर्धित में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र ही कार्यबल के सबसे अधिक प्रतिशत को रोजगार देता है। क्या यह कथन सही है? ऑप्शन ए इज हाँ, क्योंकि सेवा क्षेत्र का जीडीपी और रोजगार दोनों में दबदबा है। ऑप्शन बी इज हाँ, क्योंकि कृषि क्षेत्र का जीडीपी और रोजगार दोनों में दबदबा है। ऑप्शन सी इज नहीं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में कार्यबल सबसे अधिक है लेकिन सेवा क्षेत्र का जीवीए हिस्सा सबसे अधिक है।
ऑप्शन डी इज नहीं, क्योंकि उद्योग क्षेत्र में कार्यबल सबसे अधिक है लेकिन कृषि क्षेत्र का जीवीय हिस्सा सबसे अधिक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन्स नहीं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में कार्यबल सबसे अधिक है लेकिन सेवा क्षेत्र का जीवीय सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इंग्लिश में देखें तो नो, बिकॉज द एग्रीकल्चर हैज़ द हाईएस्ट वर्क फोर्स बट सर्विस हैज़ द हाईएस्ट जीवीए शेयर। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि सर्विस का जीवीए में सबसे ज़्यादा हिस्सा 55% है लेकिन सबसे ज़्यादा रोज़गार 40% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच इकोनॉमिक रिफॉर्म ईयर इज़ वाइडली recognized as the end of license Raj and the beginning of rapid economic liberalization in India. Option A is 1971, option B is 1985, option C is 1991, option D is 2000. हिंदी में देखें तो किस आर्थिक सुधार वर्ष को व्यापक रूप से लाइसेंस राज के अंत और भारत में तेज़ी से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इज़ 1971, बी इज़ 1985, सी इज़ 1991, डी इज़ 2000। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी 1991। 1991 में आई एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म ने भारत के मार्केट को खोला और पुराने सख्त लाल फीताशाही लाइसेंस राज को ख़त्म किया। 1997, 1985 या 2000 में ऐसे कोई बड़े ऐतिहासिक या गेम चेंजिंग संरचनात्मक बदलाव नहीं किए गए। ये बदलाव 1991 में हुए थे जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। Next question is, what is the biggest structural challenges of India current service-led growth model? Option A is high rate of inflation in food item. Option B is jobless growth due to the capital and skill intensive nature of high-end service. Option C is complete absence of foreign direct investment FDI in the service sector. Option D is sharp decline in the total value of software export. हिंदी में देखें तो भारत के वर्तमान सेवा नेतृत्व वाले विकास मॉडल की सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती क्या है? ऑप्शन ए इज खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति की उच्च दर। ऑप्शन बी इज उच्च स्तरीय सेवाओं की पूंजी और कौशल गहन प्रकृति के कारण होने वाले रोजगार विहीन विकास। ऑप्शन सी इज सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पूरी तरह से अभाव होना। ऑप्शन डी इज सॉफ्टवेयर निर्यात के कुल मूल्य में भारी गिरावट आना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन्स उच्च स्तरीय सेवाओं की पूंजी और कौशल गहन प्रकृति के कारण होने वाला रोजगार विहीन विकास, जॉबलेस ग्रोथ। मीन्स अभी इंग्लिश में देखें तो ऑप्शन बी जॉबलेस ग्रोथ ड्यू टू द कैपिटल एंड स्किल इंटेंसिव नेचर ऑफ हाई एंड सर्विसेज। सर्विस सेक्टर जैसे आईटी या फाइनेंस को बहुत पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए यह जीडीपी को तो बढ़ाता है लेकिन देश की बड़ी अनस्किल्ड आबादी के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर पाता, इसलिए इसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। सर्विस सेक्टर में भारी एफडीआई आता है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इसलिए सी और डी फैक्ट के हिसाब से गलत है। महंगाई ऑप्शन ए में जैसा दिया गया एक समस्या है, लेकिन वह इस ग्रोथ मॉडल की मुख्य स्ट्रक्चरल चुनौती नहीं है। इसकी मुख्य स्ट्रक्चरल ग्रोथ चुनौती है जॉबलेस ग्रोथ।
में ज़्यादा पढ़े लिखे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो बाकी जो पब्लिक है वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पैटर्न कैसा है इंडिया का। भारत ने सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की ओर छलांग लगाई है। इंडिया की ग्रोथ जर्नी को अगर हम देखें तो ये 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है इसको। 1947 से 1980, 1980 से 1991 और 1991 से प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें। 1947 से 80 के बीच में क्या हुआ कि सरकार का पूरा कंट्रोल था। सिर्फ 3.5% ग्रोथ थी सालाना, और इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है, जो 1947 से 80 की ग्रोथ थी। ये स्लो स्टार्ट हुआ था इसमें। 1980 से 1991 की जो है इसे ट्रांजिशन भी बोलते हैं। नियमों में थोड़ी ढील दी गई। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 5% हो गई, यहाँ पे 5.5%। जो थर्ड फेज है 1991 से प्रेजेंट तक की, इसको रॉकेट ईरा भी बोलते हैं। 1991 में रिफॉर्म्स आए, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लाइसेंस राज खत्म हो गया था, प्राइवेट सेक्टर आज़ाद हो गए थे। यहाँ पे ग्रोथ रेट 6% से 7% की रफ्तार से हुई और इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया था। स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो 3 पिलर है इंडिया के इकोनॉमी के। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। ये जीडीपी में 15% रोल प्ले करता है बस, लेकिन जो 40% लोगों को दे रहा है। सेक्टर बी को देखें अगर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर, ये इसका जीडीपी में रोल 25% है और जॉब सिर्फ 24% को देता है। ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि हैवी मैन्युफैक्चरिंग फेज़ हमारे कंट्री में, इंडिया में कभी नहीं आया। इसे सुधारने के लिए मेक इन इंडिया आया है अभी फ़िलहाल। टेरिटरी सेक्टर को देखिए अगर हम, थर्ड पिलर जो है, इसमें जीडीपी में शेयर इसका रहा 55%, लेकिन ये जॉब सिर्फ 31% लोगों को ही दे पाया है। इसके इंजन रहे हैं आईटी, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम और फाइनेंस ने इंडिया को ग्लोबल मैप में चमका दिया है। मुख्य चुनौती, प्रॉब्लम क्या है इंडिया की ग्रोथ में? इंडिया इकोनॉमी में कुछ मेजर स्ट्रक्चरल बग्स हैं। फर्स्ट इज़ जॉबलेस ग्रोथ। जीडीपी तो भाग रही है हमारी, पर जॉब उतनी तेज़ी से नहीं बन रही है। सेकंड इज स्किल मिसमैच। सर्विस सेक्टर को हाई स्किल लोग चाहिए, पर हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा अनस्किल्ड है। थर्ड इज़ इनफॉर्मल सेक्टर। 80% से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में फंसे हुए हैं, बिना कॉन्ट्रैक्ट के, पीएफ वाली नौकरियाँ। नेक्स्ट इज़ इनइक्वालिटी। पैसा आ तो रहा है, लेकिन वो कुछ शहरों और टॉप 1% लोगों के पास ही ज़्यादा सिमट रहा है, बाकी लोगों के पास नहीं जा रहा है। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप लर्निंग।